नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार झा केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन चैप्टर 10th RX और ARX पढ़ रहे थे। इसके अंदर लास्ट क्लास में आपको मैंने प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बताया था। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस तरह से करते हैं, इसका अध्ययन अपन ने कर लिया था। इस वाली क्लास में अपन एक तो क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफॉर्म होता क्या है। तो यह होता है रंगहीन। कैसा होता है दोस्तों? रंगहीन, पहली बात। दूसरा होता है मीठी गंध युक्त द्रव है। मीठी गंध युक्त यानी इसकी गंध अपने को अच्छी लगती है। एक तो रंगहीन है और दूसरा मीठी गंध युक्त है। तीसरी बात करते हैं और क्या है इसके बारे में। तो यह जल में आंशिक विलय है। आंशिक विलय है यानी कुछ मात्रा में ही यह जल में घुलता है। आगे बात समझ में। तीसरी बात करते हैं, जैसे कि अपन ने उसका शुद्धिकरण में देखा था, इसका चौथी बात कि क्लोरोफॉर्म जल से भारी होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यह जल से भारी होता है, क्योंकि जब जल में मिलाएंगे तो यह जल से भारी है। एक बात और है, जल में आंशिक विलय है तो कार्बनिक विलायकों में पूर्ण घुलनशील है। पांचवा पॉइंट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कार्बनिक विलायकों में पूर्ण घुलनशील है। कार्बनिक विलायक बोले तो दोस्तों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चलो, जैसे कि आप खुद जानते हैं एक प्रॉपर्टी छठे नंबर पे, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार आपने टीवी सीरियल में, मूवी में देखा है, क्लोरोफॉर्म सूंघा करके बेहोश कर दिया जाता है। तो इसको सूंघने से क्या होती है? बेहोशी आती है, यानी बेहोश आने लग जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है। चलो देखो, सूंघने पर बेहोशी होती है यानी आदमी बेहोश हो जाता है। चलो देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच। शुद्धता की जांच। ये जो क्लोरोफॉर्म है आपका, वो क्लोरोफॉर्म शुद्ध है अथवा अशुद्ध, उसके लिए अपन शुद्धता की जांच करते हैं। तो देखिए पहली रिएक्शन कैसे करवा रहा हूँ। एक तो है CHCl3 और ये है मेरा शुद्ध क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया अगर यदि मैं AgNO3 के साथ करवा दूँ तो कोई क्रिया नहीं होगी। दूसरे नंबर पे लिख रहा हूँ CHCl3 और ये है अशुद्ध। अगर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है और उसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से करवा देता हूँ तो श्वेत अवक्षेप देता है, सफेद अवक्षेप देगा। श्वेत अवक्षेप यानी दही जैसा जो बीच में जमा हुआ दिखता है, वो इस तरह से दे देगा। और अगर यदि इसकी रिएक्शन लिखना चाहूँ मैं तो इसकी रिएक्शन ये होगी, AgCl का ही श्वेत अवक्षेप देगा और प्लस बना लेगा HNO3। ये श्वेत अवक्षेप किसका होता है? तो AgCl का होता है। ठीक है। अब बात ये आती है कि जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्यों अभिक्रिया करते हैं, जबकि शुद्ध वाला क्यों नहीं करता है। तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। चलो देखिए, डिस्कस में सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो अपना अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है,
ये अशुद्ध क्लोरोफॉर्म वायु के साथ, सॉरी शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो वायु के साथ क्रिया करता है। जो अपना क्लोरोफॉर्म है ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है दोस्तों। और जब ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो अपने को मिलता है COCl2 प्लस HCl। अब ये जो दोस्तों COCl2 प्लस HCl मिला है, यही HCl इस AgNO3 से क्रिया करेगा। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl की अशुद्धि होती है और COCl2 की अशुद्धि होती है। इसके नाम है, पहला तो नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। दूसरा एक और नाम है इसका फॉस्जीन। ये दोनों हैं सामान्य नाम। IUPAC में नाम दूसरा है, IUPAC में नाम है, IUPAC में नाम है क्लोरो मैथेनॉइल क्लोराइड। ये इसका IUPAC नाम है। तो अगर यदि आपसे कोई पूछे शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ क्रिया नहीं करता है तो आपका आंसर होगा नहीं करता है। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म करता है तो आपका आंसर होगा करता है। तो क्या बनाता है? तो श्वेत अवक्षय बनाता है। क्यों करता है? तो आप बताओगे अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl की अशुद्धि पाई जाती है, इसी कारण से वह सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके AgCl का श्वेत अवक्षेप देता है। ये जो गैस है दोस्तों, यह अत्यंत जहरीली गैस है। बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस है और इसको सूंघने पर आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म का भंडारण किस तरह से करते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म का भंडारण किस तरह से करते हैं। जैसा कि अभी मैंने लिखा है कि ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। और एक और लिख देता हूं प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो अपने को दो चीज़ों से बचाना है, एक तो बचाना है प्रकाश से और एक बचाना है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। तो देखो क्या करते हैं। पहली स्थिति, रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से यानी पूरा भर करके एक तो रंगीन बोतल में रखनी है। रंगीन बोतल काली या नीली या बैंगनी जो भी है उस तरह से उस टाइप की बोतल में पूर्ण रूप से भरा हुआ रंगीन बोतल ये क्या करेगा? प्रकाश से बचाएगा। अगर पूरा भरा हुआ बोतल होगा तो उसमें किसी भी प्रकार से हवा नहीं होगी। अब नहीं होगी हवा तो ना हवा मिलेगा ना प्रकाश मिलेगा, तो क्लोरोफॉर्म वैसा का वैसा रह जाएगा। आगे बात समझ में। तो रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखना चाहिए। दूसरी बात और है इसके साथ साथ ही, क्लोरोफॉर्म बोला तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोस्तों। फॉर्मूला के टर्म्स में आप समझ सकते हो कि क्लोरोफॉर्म बोला तो CHCl3 है। क्लोरोफॉर्म में एथिल अल्कोहल कितना है? तो 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखते हैं, मिला देना चाहिए। वो भी बताऊंगा क्यों मिला देना चाहिए। तो देखो क्लोरोफॉर्म में जब आपने भंडारण किया तो उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। जैसे कि आपने 500 ml की बोतल ली तो 500 ml का 1% कितना होता है? तो मल्टीप्लाई कर दो 1/100 से, 2 0 से 2 0 यानी 5 ml। आपका 5 ml उसके अंदर क्या होगा? एथिल अल्कोहल होगा। अब देखो एथिल अल्कोहल काम क्या आएगा, किस कारण से अपन एथिल अल्कोहल मिला रहे हैं, अपने को फायदा क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने लिखा है कि फॉस्जीन गैस अत्यंत जहरीली होती है।
होती ना। अब किन्हीं कारणवश अपन ने तो क्या किया दोस्तों, पूर्ण रूप से भर के रख दी, अपन ने सावधानी कर ली, अपन ने रंगीन बोतल में रख दी ताकि प्रकाश ना लगे। लेकिन हो सकता है किन्हीं कारणवश वह बोतल खुला रह जाए, वह बोतल को किसी ने धूप में रख दी हो, खुले में रख दी हो। ऐसी स्थिति में फॉस्जीन गैस बनने की संभावना हो जाती है। अब इस समस्या से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि एथिल अल्कोहल इस क्रिया को रोकता नहीं है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन गैस बनने की दर को रोक देगा। नहीं, दर को कोई नहीं रोकता है, दर में तो जो बन रही है वो बनती रहेगी। लेकिन इस फॉस्जीन गैस को कम हानिकारक उत्पाद में बदल देता है। देखिए किस तरह से बदलता है। मान लो किन्हीं कारण से गैस बन गई है तो देखो क्या होगा, Cl C डबल बॉन्ड O Cl, ये आपका फॉस्जीन गैस है। इसकी अभिक्रिया करवा दो C2H5OH, 1 मोल से यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन बाहर, एक और ले लूँगा तो यहाँ से भी एक चीज़ और बाहर निकल जाएगी। देखिए HC2H5O, तो यहाँ से भी मेरे को क्या बाहर निकल जाएगा, ये क्लोरीन भी यहाँ से बाहर और यहाँ से ये H भी क्या होगा दोस्तों, बाहर। दोनों साइड से HCl बाहर निकलेगा। प्रोडक्ट मुझे क्या मिला, तो देखिए प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, COCl को C डबल बॉन्ड O को ऐसे लिख दिया, फिर बचा है क्या C2H5O, तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ O C2H5, यहाँ से भी क्या कर दो O C2H5, ऐसे ही जुड़ेगा। इसको बोलते हैं दोस्तों डाईएथिल कार्बोनेट। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें कि कम हानिकारक प्रोडक्ट में बदल जाता है। और क्या निकला, तो HCl यहाँ से और HCl यहाँ से, दोनों जगह से निकल जाएगा 2HCl। तो ये अपन ने फॉस्जीन गैस जो कि अत्यंत जहरीली गैस है, इस फॉस्जीन गैस को क्या कर दिया, कम हानिकारक पदार्थ डाईएथिल कार्बोनेट में बदल दिया था। आगे बात समझ में, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी अन्य अभिक्रियाओं की और। तो नेक्स्ट इसकी रासायनिक गुण में ये जो है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म की अन्य केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपचयन करवा दें। अगर मैं इसका अपचयन करवा दूं तो क्या मिलेगा, अपचयन दो अलग अलग रूपों में होता है। अगर यदि अपचायक पदार्थ Zn+HCl हो और दूसरा अपचायक पदार्थ Zn+H2O हो, Zn+H2O हो, तो दो अपचायक पदार्थ हैं, दोनों की स्थिति अपने को याद रखनी। देखिए मैं पहला ले रहा हूँ CHCl3 प्लस Zn+HCl, दो के साथ अपचायक करवा रहा हूँ। जब Zn+HCl लेते हैं तो अपने को मिलता है डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है। अगर यदि दूसरी बात जल के साथ में ले लेता हूँ, ये एक बार वापस लिख देता हूँ CHCl3 प्लस Zn+H2O, जल के साथ लेता हूँ तो मुझे मेथेन मिलता है CH4 प्लस HCl। ये बात हमेशा याद रखो। ये थी अपचयन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका जल अपघटन करवा दें तो क्या मिलेगा। तो इसका जो अगला पॉइंट है वो है, दूसरी अभिक्रिया है जल अपघटन। जल अपघटन, अगर दोस्तों अगर जल अपघटन करवाते हैं तो जल अपघटन के साथ अपने को फॉर्मिक अम्ल मिलता है। तो देखिए अपन क्या कर रहे हैं, CHCl3, इसकी अभिक्रिया 3 मोल ऑफ KOH से करवा दूं। ये KOH क्या होना चाहिए, जलीय होना चाहिए, क्योंकि जल अपघटन करवा रहे हैं। तो
तो 3 KOH की जगह पे 3 KCl बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, CH OH OH OH। अब एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा OH समूह नहीं होने चाहिए, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा और जैसे यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा मिल क्या जाएगा, तो मिल जाएगा CHOOH HCOOH OOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ये बन गया आपका फॉर्मिक एसिड। चलो दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं जल अपचयन हो गया, जल अपघटन हो गया। इसके बाद में बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया की ओर। तीसरी अभिक्रिया है एसीटोन के साथ क्रिया। थर्ड नंबर, रिएक्शन विथ एसीटोन। एसीटोन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो अपने को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट निंद्राकारी औषधि मिलता है। देखिए किस तरह से मिलेगा। ये है आपका CHCl3, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया करवा दो एसीटोन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो क्लोरोफॉर्म मिला है, अब इस क्लोरोफॉर्म का देखो, एक तो है H और एक है C। आपको मैंने कई बार बता रखा है, जो धनावेश है उसके ऊपर धन का चिन्ह लगा दीजिए और जो ऋणावेश है उसके ऊपर ऋण का चिन्ह लगा दीजिए। कार्बन के ऊपर क्या है, आंशिक रूप से धनावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप, हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश। तो हाइड्रोजन कहाँ जाकर के जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन के ऊपर ऋणावेश है तो ये कार्बन जाकर के जुड़ेगा अगले कार्बन के साथ। तो मुझे मिल क्या जाएगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है, CH3 है, फिर बाद में C है, फिर वापस CH3 है, फिर नीचे की तरफ O है, ये ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, ये हाइड्रोजन, ये O के साथ ये हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ क्या बच गया, CCl3, तो ये बच जाएगा CCl3। और ये जो औषधि है इसी को बोलते हैं क्लोरीटोन, और यही है दोस्तों एक निंद्राकारी औषधि है, निंद्राकारी औषधि। और निंद्राकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइप्नोटिक। हाइप्नोटिक मेडिसिन। तो ये है अपने एसीटोन के साथ क्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे नंबर पे। ये जो दोनों रिएक्शन लिख रहा हूँ दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है नाइट्रीकरण, HNO3 से क्रिया, HNO3 से क्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे अपने को युद्ध गैस का निर्माण होगा, युद्ध गैस, इसी को बोलते हैं वार। युद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वार, है ना, WAR, वार गैस, इसका एक नाम ये भी है। और ये जो बना है इसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। देखते हैं किस तरह से निर्माण होता है। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, इसकी क्रिया करवा दो HNO3 से। जब आप इसकी क्रिया HNO3 से करवाते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेगा, H2O, ठीक है ना। देखो क्या किया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन, जल बना लिया। बचा क्या, तो बचा यहाँ पे CCl3, तो मिल गया आपको CCl3। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, N, 3 ऑक्सीजन थे, 2 एक चला गया, बचा क्या 2, तो NO3। इसी को बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। और ये जो क्लोरोपिक्रिन है इसी को बोलते हैं युद्ध गैस
और इसी को बोलते हैं साथियों वार गैस। और इसका एक काम इम्पोर्टेंट है कि ये जो ये पिक्रीन है इसे यह कीटनाशक भी है, कीटनाशक। चलो पांचवी रिएक्शन की ओर चलते हैं कि पांचवी रिएक्शन किस तरह से है। क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण का मतलब है क्लोरीन को जोड़ना। बहुत ही छोटी रिएक्शन है। CHCl3 की अभिक्रिया क्लोरीन से करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में CCl4 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट बात करते हैं छठे नंबर पे अभिक्रिया Ag चूर्ण के साथ, Ag चूर्ण के साथ क्रिया। सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया करवाते हैं तो एसिटिलीन बनाता है, एसिटिलीन जिसे IUPAC में एथाइन बोलते हैं, एथाइन बनाता है। चलो देखो किस तरह से रिएक्शन हो रही है। एथाइन तो ये है आपका CHCl। अब एथाइन बनाना है तो एथाइन का पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मतलब 2 कार्बन चाहिए तो क्लोरोफॉर्म भी कितने लेने पड़ेंगे दोस्तों, 2 अणु लेने पड़ेंगे। इसकी अभिक्रिया करवा दो Ag से Cl 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 CH, 2 क्लोरोफॉर्म ले लिया। यहाँ से आप इन सब को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। 6 क्लोरीन है तो 6 Ag ले लो। CH CH बाहर बन गया, बचा क्या 6 Ag और 6 क्लोरीन है तो मिल जाएगा 6 AgCl। और यही अपने लिए इम्पोर्टेंट है एथाइन। 7वें नंबर पे रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो 7वें नंबर पे रिएक्शन है रायमर-टीमान अभिक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है रायमर-टीमान अभिक्रिया। रायमर-टीमान अभिक्रिया 2 प्रकार से होती है तो इसमें मैं लिख रहा हूँ फॉर्मेलीकरण। एक और पढ़ेंगे CCl4 के साथ, उससे बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण। ये है फॉर्मेलीकरण। तो देखिए फिनोल की अभिक्रिया, इस फिनोल की अभिक्रिया अपन करवा देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH में। KOH ले लो, NaOH ले लो, जितना क्लोरीन है उतना ही KOH लेना है ताकि 3 KCl और 3 H2O बाहर निकल जाए। और ये लेते हैं एल्कोहलिक, ये भी ध्यान रखें। चलो देखो क्या बना। ये जो CH है ये CHO आपके ऑर्थो स्थिति पे जुड़ जाएगा। तो ये है आपका फिनोल, इस फिनोल की ऑर्थो स्थिति पे CHO लगा दो। अब देखिए क्या हुआ, 3 केस है और 3 Cl है तो यहाँ से 3 मोल ऑफ KCl जोड़ दो। अब बचा क्या, तो एक हाइड्रोजन तो ये CHO के साथ जुड़ चुका है, 3 OH और आया है ना। 3 OH है तो 3 जो OH है इस 3 OH को अपन ने एक ऑक्सीजन को तो यहाँ जोड़ दिया। आगे बात समझ में, बच गया कितना, 2 OH बच गया। तो उन 2 OH को मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो इस तरह से लिखते हैं 3H2O, है ना। चलो ये थी अपने क्लोरोफॉर्म की क्रिया KOH के साथ और फिनोल के साथ करवाते हैं तो इस अभिक्रिया को रायमर-टीमान अभिक्रिया बोलते हैं। 8वें नंबर पे अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ तो 8वें नंबर पे जो अभिक्रिया है वो है एल्किन के साथ क्रिया, एल्किन से क्रिया। तो देखिए दोस्तों, एल्किन के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत योग होता है। और इस अभिक्रिया में अपने को क्या मिल रहा है, तो हेडिंग डाल दें एल्किन के साथ क्रिया।